नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ। यह आर्टिकल आया था कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में, अ वर्ल्ड विथ 3 इंटरनेट्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और कुछ प्रश्न उठाने वाले हैं। आज का जो 21st सेंचुरी का जो इंटरनेट है उसकी ओपननेस के ऊपर, उसकी फ्रीडम के ऊपर कुछ सवाल उठाने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरे टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी और साथ ही साथ मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टडी आईक्यू आपके लिए है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप। सबसे पहले तो इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। ऑल दो इस डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इंटरनेट मतलब इंटरनेट वो है एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW हम जो यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इस चीज को एक्सेस कहां से कर सकते हैं? इस चीज को एक्सेस हम सिंपल एक कंप्यूटर से कर सकते हैं। अभी आप मोबाइल से कर रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यूर ऑब्वियसली यूजिंग इंटरनेट, या फिर किसी डिजिटल डिवाइस से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो इंटरनेट आ रहा है उसके लिए भी आपके पास विकल्प है, या तो एक फिक्स्ड लाइन होगी या फिर किसी मोबाइल नेटवर्क से यूज कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन हो चुका है, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन से आ जाएगा, या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से आ जाएगा, DSL या फिर वाईमैक्स, आजकल लाईमैक्स की भी बातें हो रही है, या फिर सिंपल मोबाइल से किसी में सिम कार्ड होगा। आजकल तो सिम कार्ड एक कंप्यूटर में भी आ रहा है कि ताकि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, या फिर किसी USB मॉडेम से आप कनेक्ट करोगे और वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो जाओगे, राइट। अगर मैं बात करूं कितने लोग कनेक्टेड हैं, तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन is already on WWW, that means वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम लोग एक अंदेशा लगाए कि कितना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 7 to 8 बिलियन के बीच में आता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन पीपल, 3.5 to 4 बिलियन पीपल यूज इंटरनेट। और 2018 तक के नंबर है, 2020 तक तो और ज्यादा नंबर हो गए होंगे। और अगर हम लोग रीजन वाइज बात करें, मैं क्यों रीजन वाइज बात कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रीजन वाइज डिवाइड करें तो डोमिनेट करता है एशिया। 48% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो एशिया से है, और काफी जाहिर सी बात भी है क्योंकि चाइना और इंडिया यहां पे आते हैं। 2 लार्जेस्ट है, चाइना सबसे लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया जहां पे बहुत ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। और नेक्स्ट रीजन कौन से आते हैं? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि 21% अमेरिका से मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका से, और 19% यूरोप से निकलते हैं। सबसे कम सब्सक्राइबर आपको निकलेंगे कहां से? वेरी इजी टू गेस ऑल्सो, इट कम्स फ्रॉम अफ्रीका, ओनली अबाउट 9.8%, एंड ओशियाना ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लो नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अफ्रीका क्यों? क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है अफ्रीका में, तो वहां से सब्सक्राइबर्स या फिर इंटरनेट यूजर्स भी काफी कम है। नॉनदलेस इस सब डिस्कशन से क्या एक सार निकला है कि आधे से ज्यादा जो विश्व की पॉपुलेशन है वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरनेट की कुछ स्पेशलिटी है। इंटरनेट एक ग्लोबल टूल है, यानी कि एक बहुत ही यूजफुल एक मीन्स है, जरिया है जिससे मैं ग्लोबली कनेक्ट हो जाऊंगा। देखिए अभी ये वीडियो है, इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, इट कैन बी व्यूड फ्रॉम एनीवेयर। तो आई एम ग्लोबली कनेक्टेड, राइट। तो ग्लोबली कनेक्टेड है, और सबसे जरूरी चीज है कि डिसेंट्रलाइज्ड है और नॉन गवर्नमेंटल है। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई देश कंट्रोल नहीं करता है। ऑल दो अगर हम लोग इंटरनेट गवर्नेंस की बात करें तो ICANN नामक एक इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली डील करता है IP एड्रेसेस एटसेट्रा के साथ। ICANN इज बेस्ड इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उनकी तरफ थोड़ा सा स्वे जरूर है, लेकिन इन जनरल हम लोग मानते हैं कि डिसेंट्रलाइज है और नॉन गवर्नमेंटल है। क्योंकि जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट के फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहला चीज यही निकलता है कि ग्लोबली कनेक्ट हो जाएंगे। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज टाइप का सेटअप है, क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी होस्ट कर सकते हो, कुछ भी डेटा आप पब्लिश कर सकते हो, ओपन एंड फ्री है। आपके आइडियाज, आपके थॉट्स बहुत ही ओपनली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, दुनिया के साथ जुड़ सकते हो। एक रिमोट प्लेस में, एक छोटे से गांव में अगर आप बैठे हो तो आप अपने आइडियाज पूरे विश्व में स्प्रेड कर सकते हो। तो यह कहते हैं ये स्पेशलिटी है इंटरनेट की, राइट। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी क्या है, इज इट रियली ट्रू दैट इंटरनेट इज ग्लोबल, डिसेंट्रलाइज्ड एंड ओपन एंड फ्री? चलिए बात करते हैं इन चीजों पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्लोबल और ओपन की,
इंटरनेट इज नेदर ग्लोबल नॉर ओपन। क्योंकि इंटरनेट का मतलब क्या है कि आपको ग्लोबली कनेक्ट होना है, लेकिन अगर हम लोग देखें 50% ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है, लेकिन उसमें से 40% लोग यानी कि 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी उन जगहों पे रहते हैं जहां पे इंटरनेट को काफी कंट्रोल किया जाता है। मतलब केवल 10% लोग हैं जो ओपनली और ग्लोबली इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइना सबसे ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स या फिर इंटरनेट यूजर्स देता है विश्व को, राइट। वहां पे कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेट के ऊपर ही। वहां पे आप गूगल इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, उनके खुद के कुछ ऐप बना रखे हैं और उन्होंने अपनी खुद की एक इंटरनेट दुनिया बना रखी है। तो ये रेस्ट्रिक्शन ही तो है। क्या ग्लोबल और ओपन है? नहीं। अगर हम लोग बात करें अन्य देशों को, जैसे भारत को भी हम इस एक लिस्ट में डाल सकते हैं। भारत में भी काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है इंटरनेट की यूज के ऊपर। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अभी रेगुलेशन करने वाले हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का, एटसेट्रा। इसके अलावा ईरान, रशिया, सऊदी, यहां पे काफी हद तक इंटरनेट ओवर रेगुलेटेड, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि सेंसर्ड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट ग्लोबल और ओपन। अगला देखते हैं कि क्या डिसेंट्रलाइज्ड है। मैंने आपको बताया कि एक रेगुलेटरी बॉडी है आईकैन जो यूएस में बेस्ड है, वो बेसिकली इंटरनेट गवर्नेंस से डील करती है, आईपी एड्रेसेस से डील करती है। तो बहुत हद तक हम लोग कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज है। लेकिन 21st सेंचुरी में अगर देखें तो कुछ गवर्नमेंट्स, और स्पेसिफिकली मैं नाम लेके बता सकता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बहुत हद तक, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है इंटरनेट के ऊपर। तो जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बात की थी इंटरनेट लाकर की पॉलिटिकल लिबरेशन लाएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल लिबरेशन नहीं है, रैदर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सोशल डिलेमा। इस सोशल डिलेमा में बताया गया है कि किस तरह मैनिपुलेट करते हैं इंसान को यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, यूजिंग द डेटा। तो टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड रिप्रेस पीपल रैदर देन लिबरेट पीपल। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरनेट टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर नॉन गवर्नमेंटल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल है कुछ डेवलप्ड देशों का और कुछ डेवलप्ड देशों के कंपनीज का। और अगर मैं बात करूं फ्री की, सबको लगता है कि इंटरनेट फ्री है, राइट। हम लोग को बहुत एक फीलिंग आती है कि इंटरनेट इज क्वाइट फ्री, वी कैन एक्सप्रेस वट एवर वांट टू डू, वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन लॉग ऑन टू एनी वेबसाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप कुछ भी देखिए, गूगल सर्च पे देख लीजिए, फेसबुक मीटिंग पे देख लीजिए, आपके ट्विटर के मैसेज देखिए, आपके व्हाट्सएप के चैट कहते हैं कि एनक्रिप्टेड है एटसेट्रा, बट दे टेक अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम यू। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अगर आपको कुछ खरीदना है, अमेजन पे जाके आपने कुछ सर्च किया है कि मुझे एक किताब चाहिए, जैसे आपने वो सर्च कर दिया, तो दैट डेटा इज यूज्ड टू मैनिपुलेट यू। आपको किताबों के सजेशंस आते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपके ईमेल में भी। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट यूजिंग डेटा टू गेट प्रॉफिट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कुछ पे नहीं कर रहे हैं, हमको फ्री लग रहा है, लेकिन हम लोग उनको इतना सारा डेटा दे रहे हैं। वर्चुअली एवरीथिंग अबाउट अस इज बीइंग गिवन। अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, आपके डॉक्यूमेंट के नंबर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, आधार, पैन, बहुत सी चीजें बहुत जगह पे भी पूछी जाती है। तो ये सब चीजें अवेलेबल है और ये लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए? ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के लिए। तो हम कह नहीं सकते कि इंटरनेट फ्री भी है, ओपन भी नहीं है, फ्री भी नहीं है, ग्लोबल भी नहीं। तो क्या हो रहा है इंटरनेट का? अगर हम लोग फ्यूचर देखें इंटरनेट का, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आगे चल के हमें वर्ल्ड मिलेगा जहां पे 3 तरह के इंटरनेट मिलेंगे। एक तो काफी सिंपल सा है, मैंने बताया आपको, चाइनीज इंटरनेट जो क्लोज्ड है, उन्होंने साइबर बॉर्डर बना रखा है, एक साइबर बॉर्डर है उनके इर्द गिर्द। तो सेंसर वो करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से फॉलो करते हैं, अपने खुद के उनके सारे ऐप्स है, जैसे कि फेसबुक उसका काउंटर पार्ट पड़ा है, इंस्टाग्राम उसका काउंटर पार्ट पड़ा है। तो बहुत सी चीजें हैं। क्लोज्ड बॉर्डर, आई वुड से क्लोज्ड साइबर बॉर्डर। एक तो चाइनीज इंटरनेट हो गया। दूसरा हो गया आपको अमेरिकन इंटरनेट, जो क्वाइट ऑपोजिट है। क्वाइट ऑपोजिट मतलब कंप्लीटली एनार्किक है। यहां पे हम कह सकते हैं कि फ्रीडम है, लेकिन किस तरह की फ्रीडम है? इनोवेशन भी है, लेकिन किस तरह की है? वो काफी ज्यादा मोनोपोलिस्टिक और अग्रेसिवली कमर्शियल है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज मैंने बात की आपको, गूगल, अमेजन एटसेट्रा, they come from American, and American internet is like the opposite of China, where freedom बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल फ्री नहीं है, क्योंकि वो लोग उससे अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं। काफी ज्यादा
एडवर्स इंपैक्ट भी हो सकते हैं इफ इट इज नॉट रेगुलेटेड, जैसे बच्चों पे इंपैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक जो तीसरा इंटरनेट का विकल्प है यूरोपियन इंटरनेट, वो एक तरह का मॉडल ऑल्टरनेटिव अप्रोच दे रहा है, जहां पे वो अमेरिकन मॉडल की फ्लॉ हटा रहा है और चाइनीज मॉडल के जो सेंसरशिप है वो तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। मैं कह सकता हूं कि यूरोपियन यूनियन का जो इंटरनेट पॉलिसी है वो वेल रेगुलेटेड है, डिसेंटली रेगुलेटेड है, सेंसर्ड नहीं है, रेगुलेटेड है। उनका एम होता है कि वो यूजर्स को प्रोटेक्ट करे। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले यूरोपियन यूनियन ने राइट टू फॉरगेट लाया था। अगर आप इंटरनेट पे चले जाओ, देयर इज नो राइट टू फॉरगेट ऑन इंटरनेट, राइट? क्योंकि अगर आपने कुछ एक बार पोस्ट कर दिया है तो इट विल बी देयर फॉर इटर्निटी, वो रहेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने लाया कि आपके पास राइट टू फॉरगेट होना चाहिए, आपका डेटा अगर आप नहीं चाहते हैं कि इंटरनेट पे हो तो उसको हटाने के प्रावधान होने चाहिए, तो वो यहां पे है। इसके अलावा मोनोपोली की बात नहीं करते और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की बातें करते हैं यूरोपियन यूनियन। यानी कि यूरोपियन इंटरनेट is there which is I would say to some extent better than the other options। तो इस इंटरनेट का जो कंपटीशन है चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच, इसका फ्यूचर अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि 5G के ऊपर एक कंपटीशन छिड़ गया है। चाइना का बहुत ही दबदबा था 5G टेक्नोलॉजी में, वावे उनकी जो कंपनी थी काफी लीडिंग थी, लेकिन उसको भी बॉयकॉट करने लगे हैं। यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि यूरोपियन यूनियन हैज आल्सो स्टार्टेड बॉयकॉटिंग, मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैव बॉयकॉटेड वावे। तो 5G के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि अगला फ्यूचर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पिटिशन भी हो सकता है इन तीनों रीजन्स के बीच, क्योंकि इसी बेसिस पे इंटरनेट का फ्यूचर भी निर्भर रहेगा। और फाइनली एक सवाल जरूर उठ जाता है सबकी डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर। क्या कोई देश डिजिटली सॉवरेन है? क्या इंडिया डिजिटली सॉवरेन है आज? इसका क्लियर आंसर होगा नहीं। इसीलिए बातें चल रही है डेटा लोकलाइजेशन की। तो जिस तरह से बाउंड्रीज बना रखी है देशों ने उनके बॉर्डर्स पे, उसी तरह आगे चल के हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल सॉवरेनिटी की ज्यादा से ज्यादा बातें हो सकती है। और ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, जहां पे इंडिया ने भी मुहिम छेड़ दी है डेटा लोकलाइजेशन की एटसेट्रा। ये कहा जाता है कि डेटा 21वीं सदी का करेंसी है, 21वीं सदी के मनी है। तो उसके चलते डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर भी हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चल के बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। तो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर कंपटीशन चल रहा है, वो अभी बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉवरेनिटी के डोमेन में छिड़ जाएगा आगे चलकर। That is it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.